पार्लियामेंट अटैक एक ऐसी ही घटना हुई जिसने सबको दहला दिया। वर्ल्ड की कोई टॉप कंट्री नहीं थी जिसका कि इंडिया को मैसेज नहीं आया कि ये इतना बड़ा अटैक है कि सब लोग इसको लेके स्तब्ध हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने बयान दिया था कि अगर इसमें आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते तो शायद संसद का जो फ्लोर था वो खून से भर जाता। ये उन्होंने बयान दिया था। अब इसके बाद उसका केस चला, पोटा FIR नंबर 1 2001 पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। उसके इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर के आई वो गाजी बाबा की तस्वीर उभर के आई, मास्टरमाइंड, कि ही इज द मास्टरमाइंड जिसने कॉन्स्पायर किया है टोटल अटैक का टारगेट का चुनाव, उसकी प्लानिंग, वेपन, लॉजिस्टिक्स और RDX को दिल्ली तक पहुंचाना, 5 पाकिस्तानी सुसाइडर को ट्रेन करके दिल्ली के अंदर दाखिल करना, पटेल चेस्ट नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में किराए का घर दिलवाना, तिलक नगर मार्केट के अंदर एम्बेसडर कार के जो बूट को उसको मॉडिफाई करवाना, उसके अंदर कहाँ से होल होगा, कैसे RDX रखा जाएगा, फर्जी नंबर प्लेट बनवाना, MHA का फर्जी पास बनवाना, पार्लियामेंट सेशन में चल रही है उसका लोकसभा TV पे जो लाइव टेलीकास्ट से अटैक को कोऑर्डिनेट करना। एवरीथिंग वाज डन बाय गाजी बाबा। सैटेलाइट फ़ोन उसका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता था। खुद तो वो कश्मीर में था, लेकिन पूरे अटैक की जो को गाइड करना ये टोटल गाजी बाबा का काम था। उसके लिए OGW लेग वर्क करने वाले, लोकल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना, सारा नेटवर्क उसका था। तो इस अटैक के बाद जो जांच हुआ उस इन्वेस्टिगेशन में वो सबसे बड़ा किरदार बन के उभरा एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफ द इंडिया बाय जस्टिस SN धिंगराज स्पेशल कोर्ट, पोटा कोर्ट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब देश का प्रोक्लेम्ड दुश्मन। ऑफेंडर होता है जब ट्रायल कोर्ट केस के सुनवाई के दौरान एक नतीजे पे पहुंचती है जजमेंट के तौर पे, तो जो एक्यूज तो पकड़ करके सरेंडर हो चुके हैं या कुछ एक्यूज पकड़ लिए गए हैं, लेकिन वे एक्यूज जो पकड़े नहीं गए हैं और कानून के गिरफ्त से भाग रहे हैं, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी सूचना, अगर आपको इसकी सूचना इंटरपोल को भी दी जाती है कि अगर इस देश से भाग करके किसी दूसरे देश में गया हो तो वहाँ की पुलिस के लिए बाइंडिंग है कि इस लीगल टूल का इस्तेमाल करके वो हमको हैंड ओवर करें। बट गाजी बाबा था तो कश्मीर में ही। अब जो लोग पकड़े गए उनके बयानात से एक कंप्यूटर स्केच बना और उस स्केच के आधार पर एक तस्वीर बनी कि भाई ऐसा दिखता है ये। फोटो वोटो उसकी किसी के पास थी नहीं और ये सबको सर्कुलेट हुआ। और गाजी बाबा 2002 में भी बचता रहा, भागता रहा, और 2001 और 2 और 3 एक किलिंग ईयर्स थे। इस दौरान कश्मीर के अंदर जितने पिस्टल किलिंग हुई, साइलेंसर पिस्टल से, यूनिफॉर्म कोई भी पहना है, साइलेंसर पिस्टल से मारना, गोली जिसे लगी वो गिर गया, कुछ 1-2 मिनट बाद लोगों की नज़र पड़ती थी, करे ये कैसे गिरा हुआ है, आवाज़ तो आनी, क्योंकि साइलेंसर पिस्टल से तो आवाज़ आती नहीं थी। और ग्रेनेड अटैक, सुसाइड अटैक, एक्सप्लोसिव अटैक, इसका पूरा उसने एक झड़ी लगा दी। और वर्स्ट किलिंग इन्हीं सालों में हुई थी। करते करते साल 2003 आ गया और ये वो साल था जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का ऐलान किया कि वो कश्मीर आना चाहते हैं। महीना अगस्त 2003, 27 अगस्त प्राइम मिनिस्टर का आगमन होता है और उस दौरान हमको पता होता है कि ये निश्चित रूप से कोई न कोई अटैक होगा, और हुआ। तो 27 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय का कारवां सेफली वेन्यू पे पहुंच गया जहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना था डल गेट के पास, डल एरिया में। और उसके बाद सुसाइड अटैक होता है लाल चौक में 27 अगस्त 2003 को। तब जब प्रधानमंत्री स्वयं श्रीनगर सिटी में हैं और पूरी रात उस अटैक को क्लियर करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, JK पुलिस, और उसमें शहादत होती है 2 BSF के जवानों की। BSF ने 6 टेररिस्ट मारे रात भर में, ऊपर चढ़ के सबको मारा। और 28 का सुबह होता है, प्रधानमंत्री महोदय को 28 को वापस दिल्ली आना होता है। 28 को जैश ने इसी तरह का दूसरा अटैक प्लान कर रखा था, जस्ट एक इंटरनेशनल मीडिया के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए कि प्रधानमंत्री महोदय आज श्रीनगर में हैं तो मैंने अटैक किया, कल जा रहे हैं तो भी हम अटैक करेंगे। तो 27 का अटैक तो उन्होंने किया ही। 28 के अटैक के लिए गाजी बाबा ने जिस डिप्टी चीफ को ये टास्क दिया था पाकिस्तानी को, वो अपने एक किसी बाइलेन गली से अपने हाइड आउट से निकला ही था
कि 61 बटालियन बीएसएफ जो मेरी बटालियन थी, हमारी एक पेट्रोल पार्टी ने उसको जिंदा पकड़ लिया। और जो मैसेंजर था, जो मैं हाँ उस नहीं हाँ मतलब जो अटैक करना था जिस पाकिस्तानी ने, उसको लाइव पकड़ लिया। और उसको पकड़ने के बाद उसका पकड़े जाना, प्रधानमंत्री महोदय के जहाज का श्रीनगर से वापस दिल्ली चल देना, और हमारे जो शहीद 2 जवान थे उनके पार्थिव शरीर को उनके नेटिव प्लेस पर पहुंचाना, टेररिस्ट जो मारे गए उनकी बॉडी पीसीआर में हैंडओवर करना, जला हुआ होटल, 28 का ये मंजर था। और 28 को ये खत्म होते होते हमारे पास एक जिंदा पाकिस्तानी सुसाइडर हमारे कब्जे में है। तो उस टाइम एक सुसाइडर पाकिस्तानी टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लेना मतलब बहुत बड़ी बात थी। जैकपॉट लग गया आपके हाथ में, पूरा जादू का डब्बा मिल गया। हमने शुरू किया इंट्रोगेशन, और इंट्रोगेशन करते करते रात के 28 के रात को उसका हाइड आउट रेड किया। उसके पूरे गोला बारूद असलहे को हमने जब्त किया। 28 को 29 जब्त किया, और फिर उस मकान मालिक को हम पकड़ के लाए। और इंट्रोगेशन में बड़ी एक इंटरेस्टिंग तस्वीर उभर के आई, एक कारपेंटर की जो आर्किटेक्ट था सीक्रेट चैम्बर बनाने का। जैसे हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं इस कमरे में, इसमें कोई सीक्रेट चैम्बर डिजाइन करना हो, इसका मास्टर था। जैश ए मोहम्मद ने उसको अनंतनाग से उस टैलेंट को उठाया था और उसको धमकी और पैसे के बल पे उससे सीक्रेट चैम्बर बनवाते थे, जिसमें छुप के रहते थे। पूरे घर की तलाशी लेके चले जाइए, लेकिन उस सीक्रेट चैम्बर तक आप पहुंच नहीं सकते। इतना एक्सपर्ट था वो, इतना एक्सपर्ट था। और गाजी बाबा ने तो जो सीक्रेट चैम्बर बनाया था, जिसमें खुद रहता था, उसमें क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ था। इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। 29 के दिन में हम कारपेंटर को पकड़ के लाए। हमारे साथ एक चीज रहा कि कड़ियां जुड़ी, बड़ा एक मास्टरपीस इंट्रोगेशन करीब 5-6 घंटे का चला। कुछ कुछ क्लू हमने कनेक्ट किया, हमारे पास कुछ कुछ डेटा था, मैच किया। कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन के छोटे मोटे हमारे पास हिंट्स थे, उन हिंट्स को जोड़ा। इंट्रोगेशन में कुछ उस टेररिस्ट पाकिस्तानी आतंकवादी के मुंह से कुछ बात ऐसी निकली, जोड़ जाड़ के हमने घटनाक्रम में उसको एक्यूज्ड ठहराया कि भाई ये कांड तुमने किया है, और उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने बीच में कोई टाइम का गैप नहीं दिया, कंटिन्यूअस फॉलोअप करते रहे। मतलब बीएसएफ बहुत फास्ट मूव कर रही थी। फास्ट मूव, और कोई सोता नहीं था। ये घटना शुरू हुई 27 के सुबह से, 27 पूरी दिन जगे हम लोग, 27 की रात इनकाउंटर चला, 28 को पाकिस्तानी पकड़े पूरा जगे, 28 की रात पूरा जगे, अब 29 का दिन आ गया। 29 को इंट्रोगेशन में बाय इवनिंग हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि गाजी बाबा श्रीनगर सिटी के अंदर है और अपने किसी सीक्रेट चैम्बर में है। सीक्रेट चैम्बर कहाँ है इसका पता करना है, लेकिन इस पाकिस्तानी के पकड़े जाने की खबर को हमने गोपनीय रखा था। ये पब्लिक लाइमलाइट में आया नहीं था। तब कैमरा, मोबाइल, इंटरनेट का ज़माना नहीं था कि कहीं से कोई बात लीक हो गई, कोई फोटो खींच लिया, कोई पकड़ लिया। इसका एडवांटेज था। एक बार हमने वायरलेस सेट ऑन करके गाजी बाबा के लाइव आवाज़ को सुना उस पर, इस पाकिस्तानी से जो हमने वायरलेस सेट पकड़ा था। इसके वायरलेस सेट ऑन करने का टाइम फिक्स था, 9:30 मॉर्निंग एंड 3:30 शाम को। 2 बार वायरलेस सेट ऑन करता था। तो इनका वायरलेस सेट डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है, दिए हुए टाइम पे ही खोलते हैं। राब्ता हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो बंद कर देंगे, अगले दिन करेंगे, जिससे ट्रेस ना हो सके। नीड टू नो बेसिस पे बात करेंगे, कोड वर्ड में बात करेंगे, बंद कर देंगे। तो जब हम पकड़ के लाए उस दिन हमने मॉर्निंग में 9:30, 28 को हमने 28 को पकड़े, 29 के 9:30 हमने ऑन किया था। तो गाजी बाबा ऑलरेडी लाइन पे था, किसी और टेररिस्ट से बात कर रहा था। फ्रीक्वेंसी और चैनल हमको पता था इसके थ्रू, तो हमने वो लाइव सुन लिया। हमने कोई बात नहीं की उसमें। लकीली हमको मकान मालिक भी उठा के लाए जिसके घर से रेड हुई थी, और उसी के निशानदेही पे इस कारपेंटर को ले आए। कारपेंटर इंट्रोगेशन में कुछ नहीं बताया। 29 के इवनिंग में फिर जाके हम लोगों ने ब्रेक किया, उसको ब्रेक करके ये निकाल लिया कि ही इज़ द पर्सन हु मेक्स द सीक्रेट चैम्बर फॉर गाजी बाबा। अब वो बड़ी लंबी कहानी है कि पूरे दिन उसका चला, इलाज चला, और उससे हमने निकलवाया। 29 के रात को हमने मन बना लिया कि अब इस सीक्रेट चैम्बर को रेड करना है। सीक्रेट चैम्बर वाले मकान को हमने रात को जाके देख लिया था दूर से, सिविल गाड़ी, सिविल कपड़े में, कि इस पर्टिकुलर घर में रात को रेड हमें करना है। भाग्य साथ दी तो गाजी बाबा मिलेगा, नहीं दी तो नहीं मिलेगा। और रात के करीब 3:30 यानी 29/30 अगस्त 2003 मैं अपनी पूरी टीम लिया, बटालियन थी, मैं बटालियन
कमांडेंट साहब मेरी छुट्टी पर थे, मैं ही हेड कर रहा था। मेरे साथ हिमांशु गौड़, बीनू चंद्रन जैसे अफसरों की टीम थी, अपनी खुद की टीम थी। आप कमांडेंट थे उस टाइम? मैं कमांडेंट था उस दिन। और 193 बटालियन बीएसएफ भी मेरी नेबरिंग बटालियन थी, जहाँ से हमने 28 के रात का हाइड आउट रेड किया था। उसके सेकंड इन कमांड सीपी त्रिवेदी, मेरे बैचमेट, कमांडिंग अफसर मिस्टर डी के पांडे। उसके बाद रेड के लिए हम लोग 3:30 निकले रात को। और घर तो पता था, घर घेरा, अंदर जंप किए, कोई हरकत नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ परिवार के 4-5-6 जो मेम्बरान हों, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, उनको हमने एक कमरे में कन्फाइन किया। उनके तरफ से कोई हिंट नहीं आया। हमने कहा इस कमरे में आप रहो। यही हमारी ड्रिल होती है कि कोई क्रॉस फायर हो, घर के अंदर गोली चले तो इनको कोई चोट चपाट ना लगे। फर्स्ट फ्लोर पे घुसे, पूरा फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पे पहुंचे, लाइट जलाई। आपके स्टूडियो का करीब हाफ साइज का कमरा था और उस कमरे में हम सारे खड़े, कुछ सीढ़ियों में खड़े, कारपेंटर हमारे साथ। लाइट जली, कोई निशानात नहीं कमरे में, कोई कांगड़ी नहीं, दरी नहीं, चद्दर नहीं, कंबल नहीं, जूता नहीं, तौलिया नहीं। नॉर्मल वॉल टू वॉल कारपेट था, कश्मीरी घरों में जैसे होता है। तब तक कारपेंटर ने वॉल में एक बड़ा भारी शीशा फिटेड था जो अनयूजुअली बड़ा था। नॉर्मल लुकिंग मिरर देखता था। उसके नीचे ड्रेसिंग मटेरियल था, पाउडर है, परफ्यूम है, कंघी है। हमारे एक ऑफिसर ने कंघी से बाल भी ठीक किया अपना, वो टोपी नहीं लगाता था। हम डेथ से 1 मीटर दूर थे। शीशे के ठीक पीछे गाजी बाबा था। अच्छा, उस शीशे के पीछे खड़ा था वो? शीशा जस्ट स्क्रीन था। उस शीशे के पीछे पूरा एक चैम्बर था जिसके अंदर आदमी लेट सकता था, और अंदर ही सीसीटीवी का मॉनिटर भी था। और वो वहां से सब देख रहा है? सब देख रहा था, हमारा अंदर घुसने तक की एक्टिविटी देख रहा था। फायर इसलिए उसने नहीं किया शायद कि उसको ये नहीं पता था कि इनके साथ कारपेंटर है जिसको मेरे शीशे के पीछे की स्टोरी पता है। अच्छा, उसको लगा कि इनको शायद पता ही नहीं, शायद पता ही नहीं और ये सर्च वर्च करके चले जाएंगे। ऐसा पहले हुआ भी था। शीशे पर उसका इशारा करना, हमारे पास कोई कुशन नहीं था, कोई स्कोप नहीं था, पीछे आने का कोई चांस नहीं था। आगे जाने के लिए शीशा था तो करते क्या, हमने ग्लास को ब्रेक किया और ग्लास को तोड़ते ही, ग्लास तो देखने में ग्लास था, वो जस्ट एक स्क्रीन थी हमारे और उसके बीच। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट पीछे बैठे थे, गाजी बाबा और इसका डिप्टी चीफ रशीद भाई। उन्होंने जो गोलियों से, वो ग्रेनेड से हमारा स्वागत किया कि पहले झटके में मेरे बॉडीगार्ड को गोली लग गई। बलबीर सिंह कांस्टेबल, कल ही उसका बेटा मेरे से मिल के गया है। तब वो पेट में था, अपने माँ के गर्भ में था 6 महीने का। वो अपने फादर को देखा नहीं कभी वो। अच्छा, वो उनकी वहीं पे, वो तो तुरंत शहीद हो गया। कल एक पुस्तक का विमोचन था प्रगति मैदान में, तो उसको भी बुलाया था प्रकाशक ने राजस्थान से। तो कल मैं पहली बार मिला उससे। 2003 की घटना है, 2003 में ही वो पैदा हुआ था। 3 महीने बाद इनकाउंटर के वो शहीद हो गया लड़का। और बाकी एक नीलकमल, हमारे गार्ड को 3 गोलियां लगी। जान तो उसकी बच गई, लेकिन उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। ऑपरेटर इंजर्ड हो गए ग्रेनेड इंजरी से, और बाकी टीम के लोग इंजर्ड हो गए। 3 लोग बचे अंदर। मैंने फायर किया और एक बॉडी शीशे के नीचे के बेस पे लटकी हुई दिखी, लेकिन इतना धुआं हो गया कमरे में, ग्रेनेड के धुएं, कुछ दिख नहीं रहा था। लाइट वाइट भी फूट फाट गई। फिर मेरे दाहिने हाथ पे बस्ट लगा, तो हाथ तो मेरा लटक गया, राइफल भी गिर गई, पिस्टल थी मेरे पास। तो बस्ट लगा मतलब कंप्लीट AK-47 का गोली लग गई है। गोली पूरा ये बाजू पे फाड़ के निकल गई हो, इसीलिए हाथ इस तरह से हो गया। अब इस हाथ में सेंस नहीं था मैं क्या करता। तो एक की बॉडी लटकी हुई, 2 अफसर हमारे दाएं हाथ पे ही, दाहिना हाथ कंप्लीट यही हाथ, इसी में बस्ट लगा था पूरा। ये पूरा हाथ ही, ये तो पूरा ही बस्ट हो गया था। ये छोटा भी हाथ 3 इंच से छोटा हो गया बाद में, इसकी लेंथ छोटी हो गई जब बाद में इसको कंस्ट्रक्शन किया गया, इसको बचाया गया हाथ को। तो मतलब इसमें ये इफेक्ट रहता है, ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं है इसमें, ऐसे घूम नहीं सकता, ऐसे घूम नहीं सकता। नॉर्मल इतना उंगली मुड़ जाता है रिपेयर के बाद। तो इसमें सेंसेशन ख़त्म हो गया और मैं अपनी राइफल को बायां से पिक किया। तब तक दूसरे पाकिस्तानी ने ग्रेनेड डाला। वो ग्रेनेड तो फटता तो मैं मर जाता हूँ तुरंत,
और फिर वो टेरेस से जंप किया तो उसको नीचे गार्ड ने मारा, मतलब उसकी बॉडी नीचे मिली। और ये कौन मारा हमें तब तो कुछ पता लगा नहीं। फिर मैं सीढ़ियों में रोल कर गया और रोल किया तो एक ग्रेनेड फटा, उसका एक छर्रा फिंगर में लगा और नहीं लगा। फिर बॉडी में कितनी गोली लगी तब मुझे कुछ पता नहीं लगा, खाली मुझे हाथ का पता लगा। तो धीरे धीरे सीढ़ियों से मैं चल के आया। 2 अफसर भी अंदर फंसे हुए थे, वो बाद में बच गए क्योंकि 2 ही टेररिस्ट थे। तो सेकंड फ्लोर पर आया, थोड़ी सांस वांस ली, फर्स्ट फ्लोर पर आया, मैं होश में था, वॉक कर सकता था। नीचे आए तो मुझे सहारा दिया लड़कों ने। ऑफिसर हिमांशु ने पूछा कि बोला कि सर बाकी को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है। तो मैंने कहा मुझे तुरंत हॉस्पिटल भेजो, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, हमने घर घेर रखा है, घर छोड़ के हटना नहीं। एक टेररिस्ट को मैंने मरे हुए देखा है। तो उसने बोला सेकंड वाला नीचे मारा गया सर। हमने बोला अंदर हैं कितने मुझे नहीं पता, कौन है वो भी नहीं पता, यही 2 थे या 4 हैं नहीं पता है। हमारी एक कैजुअल्टी हो गई है और 2 अंदर फंसे हुए हैं। फिर उन्होंने मुझको हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल लकीली वहाँ से बहुत दूर नहीं था, 8 मिनट का 7-8 मिनट का रास्ता रहा होगा। और तब तक आपको कुछ नहीं पता है कि नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ पता, है, कुछ क्या नहीं पता। बस इनकाउंटर हो गया, मोटा मोटा जो देख पाया वो आइडिया है। पूरा कंप्लीट कंफ्यूजन है, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं माइंड में है कि क्या किया क्या नहीं। तो वहाँ उन्होंने कपड़े मेरे काट के हटाए, तो बॉडी एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला कि आपको 7 गोली लगी है और एक गोली पेट में ही है, परफोरेशन है इंटेस्टाइनल, तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी। तब तक तो मुझे पता नहीं था पेट में गोली लगी है, मुझे तो हाथ का पता था। तो यहाँ चेस्ट में लेफ्ट में 3 लगी थी, क्योंकि यहाँ एक मेडल था तो वो क्रश हो गया, स्टील का मेडल था, उस पर पूरा बस्ट लगा, तो वो यहाँ पर उसने मेरी जान बचाई। तो साइड से गोली फाड़ के निकल गई, एक दाहिने पैर में लगी, हाथ में लगी, पेट में लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें ऑपरेट करना है। ये AK-47 की गोलियों सब की एक बात हो रही है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मुझको मिलिट्री हॉस्पिटल आप भेजो, यहाँ मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। क्योंकि वो थोड़ा मेडिकल कॉलेज में कुछ घटना ऐसी हुई थी पहले, 1 महीना पहले, एक टेररिस्ट का बहुत बड़ा मॉड्यूल मैंने उस हॉस्पिटल से ही पकड़ा था। तो दुश्मन वहाँ भी होंगे। तो हमने कहा यहाँ कोई गड़बड़ हो सकता है। 15 टेररिस्ट पकड़े गए थे उस ऑपरेशन में, उसी हॉस्पिटल से वो ऑपरेट होता था। तो भाई बंदे तो सब होंगे तो वहाँ। होंगे, और कोई कुछ बात हो जाए यहाँ। तो उन्होंने मुझे 92 बेस हॉस्पिटल भेजा। 92 बेस हॉस्पिटल में मैं ऑपरेट हुआ तुरंत, और अगले दिन जाके करीब 11 बजे मैं एनेस्थीसिया से रिवर्ट हुआ। तो रिवर्ट होने के बाद मैंने देखा कि मेन एंट्री पे मेरी वाइफ और 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, उनकी वाइफ, हमारे डायरेक्टर जनरल BSF मिस्टर अजय राज शर्मा, वो लोग खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई यू आर वेरी क्रिटिकली इंजर्ड, और डॉक्टर से हमने डिस्कस किया, आई थिंक यू विल बी सेव्ड, और कांग्रेचुलेशंस। तो उनके कांग्रेचुलेशन को मैं तब समझा नहीं कि क्या कह रहे हैं। तो बोले कि गाजी बाबा इज़ द हिस्ट्री, यू मेड ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड,